नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत आदिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उन सभी प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 101। अब प्रश्न संख्या 101 है कि कौन रासो ग्रंथ सुमेलित नहीं है। यानी कि 4 रासो ग्रंथ और उनके रचनाकार आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिनमें से एक सुमेलित नहीं है और जो सुमेलित नहीं है उसी को आपको बिल्कुल चयन करना है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, विकल्प ये बता रहे हैं कि बिल्कुल नरपत नाल का बीसलदेव रासो, विकल्प बी जगनिक का परमाल रासो, विकल्प सी है सारंगधर का हमीर रासो, या फिर विकल्प डी नल सिंह का परमाल रासो। कौन एक सुमेलित नहीं है, आपको इसका उत्तर देना है और इस प्रश्न पर बिल्कुल स्टार लगा लीजिए। एक प्रश्न के माध्यम से मैंने आपसे 3 प्रश्नों का उत्तर जानना चाहा है। बिल्कुल आप में से ढेर सारे भाई बहन जो कि लगातार जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी तैयारी उनकी है और उनके उत्तर भी हमेशा सही आते हैं कि सर विकल्प डी नल सिंह है ना, नल सिंह ने क्या लिखा है, विजय पाल रासो लिखा है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो नल सिंह का क्या है, विजय पाल रासो है, जबकि खुमान रासो दलपत विजय का है। तो ये आप रचना देख पा रहे हैं, नल सिंह और खुमार सिंह असंगत है। तो प्रश्न संख्या 101 का विकल्प डी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 102 है कि निम्न रासो ग्रंथों में कौन प्रबंध काव्य है। देखिए, प्रबंध काव्य को लेकर लगातार प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो प्रबंध काव्य हैं रासो ग्रंथ के, ये बड़े विशेष महत्व रखते हैं। तो इससे प्रश्न देखिए पूछा गया कि कौन प्रबंध काव्य है। विकल्प ये कह रहे हैं कि दलपत विजय का खुमार रासो प्रबंध काव्य है, या फिर विकल्प बी चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, या फिर केदार भट्ट का जयमंक जस चंद्रिका, अथवा मधुकर का जयमंक जस चंद्रिका। बिल्कुल कह रहे हैं कौन सा प्रबंध काव्य है, आपको इसका सही उत्तर देना है प्रश्न संख्या 102 का। बिल्कुल, और ये आप समझ लीजिएगा कि थोड़ा सा है ना, जितनी भी प्रश्नोत्तरी होती है कहीं न कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, तो आप इसका उत्तर समझ कर दीजिएगा, है ना। एक विकल्प और यहाँ पे बढ़ा लीजिएगा, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, है ना। बिल्कुल, अब आप लोग इसका उत्तर सही दीजिए, कौन एक प्रबंध काव्य है। तो बिल्कुल अब आप लोग सही उत्तर दे रहे हैं कि सर प्रश्न संख्या 102 का विकल्प ई यानी कि उपरोक्त सभी सही हैं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि इस प्रश्न के माध्यम से आप सब परिचित होंगे कि कितने रासो ऐसे हैं जो कि प्रबंध काव्य के अंतर्गत आते हैं। और मैंने एक ट्रिक बताई थी कि दाल चावल भात का प्रबंध करो, दाल चावल भात का प्रबंध करो, ठीक है ना। तो दाल चावल भात, दा से दलपत विजय का खुमार रासो, चा से चंद्रबरदाई का, है ना, बिल्कुल पृथ्वीराज रासो, और भट्ट भात, भात माने भट्ट, है ना, केदार भट्ट और मधुकर, मधुकर भट्ट मधुकर, है ना। तो ये जो आप रचना आप देख पा रहे हैं, ये सारी की सारी रचनाएं जो हैं बिल्कुल आप कह सकते हैं कि प्रबंध काव्य के अंतर्गत आती है। और आप ट्रिक बना लीजिएगा, दाल चावल भात का प्रबंध करो। दा से दलपत विजय का खुमार रासो, चा से चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, और भात की बात करते हैं भट्ट, भट्ट 2 हैं, एक केदार भट्ट और दूसरे हैं मधुकर भट्ट। तो केदार भट्ट की रचना है जयमंक और मधुकर भट्ट की रचना है जयमंक जस चंद्रिका। तो दाल चावल भात का प्रबंध करो, है ना। देखे भी होंगे व्यवहारिक जीवन में व्यक्ति इसी की उधेड़ बुन में जो है चला जाता है संसार से, दाल चावल भात के प्रबंध में ही। तो ठीक है ना। तो ये चारों के चारों बिल्कुल प्रबंध काव्य हैं। तो आप सबसे थोड़ा सा क्षमा भी चाहेंगे कि कहीं न कहीं इसमें जो है एक विकल्प जो मेंशन होना था वो नहीं हो पाया, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। आपने चारों जो कि प्रबंध काव्य हैं उससे परिचय प्राप्त किया, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 103 है कि निम्न में कौन सा एक श्रृंगारिक रासो काव्य है ना। बिल्कुल आप सबके लिए बहुत बेहतरीन प्रश्न है, परीक्षा में फंसने वाला प्रश्न है, निश्चित रूप से इस पर स्टार लगाइए। हो सकता है ये प्रश्न किसी ना किसी रूप में आपकी बार जो परीक्षा आपकी होगी उसमें फंसे। क्या है कि कौन एक श्रृंगारिक रासो काव्य है। विकल्प ये कह रहे हैं कि सारंगधर का हमीर रासो, या फिर विकल्प बी नरपत नाल का बीसलदेव रासो, या फिर मधुकर का जयमंक जस चंद्रिका, है ना। तो बिल्कुल, या फिर दलपत विजय का खुमान रासो। देखिए मित्रों, यहाँ पे होना चाहिए था कि कौन सा एक रासो काव्य नहीं है। फिर देखिए गलती पे गलती हो रही है, थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे
क्योंकि टाइप करने वाले के द्वारा कुछ मिस्टेक की गई है, तो थोड़ा सा हमको भी टाइम नहीं मिल पाया था, ठीक है ना। तो बिल्कुल निम्न में कौन सा एक श्रृंगारिक है ना, बिल्कुल काव्य नहीं है, यहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं लगा लीजिए। तो अब आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे कौन सी रचना श्रृंगारिक रासों के अंतर्गत नहीं आती है। तो 3 रचनाएं तो श्रृंगारिक के अंतर्गत हैं, लेकिन एक नहीं है, कौन सी नहीं है, उसी का उत्तर आपसे जानना चाहेंगे। निश्चित रूप से आप लोग उत्तर दें, और बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है कि विकल्प डी दलपत विजय का खुमान रासो, ये वीर काव्य के अंतर्गत आता है ना। वीर भी है और आपने देखा है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं श्रृंगार रासों की, तो सरंगधर का हमीर रासो, नरपतनाल का बिसल देव और मधुकर का जय मैंग जस चंद्रिका। कैसे दिमाग में रखें, जब मैं आज क्लास की क्लास ले रहा था तो मैंने ट्रिक से बताया था कि आपको श्रृंगार कौन करती है, बोले सर सनम करती है, सनम श्रृंगार करती है। तो सनम की बात जैसे आपके दिमाग में आए, सा से सरंगधर का हमीर रासो, ना से नरपतनाल का विश्वदेव रासो, और माँ से मधुकर का जय मैंग जस चंद्रिका, है ना। अगर आपको हिंदी साहित्य का इतिहास या कोई विधा या कुछ भी ट्रिक से पढ़ना है तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए। टीजीटी पीजीटी की प्लेलिस्ट को जाकर आप देख लीजिए, उसमें सारी वीडियो दे दी गई है, बहुत पहले अपलोड हो गई है और ट्रिक से है, विस्तृत रूप से है। मित्रों, अगर एक बार चैनल को जाकर विजिट करेंगे तो निश्चित रूप से आप इस चैनल के आदी हो जाएंगे और बराबर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। आपकी तैयारी निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन है ना हो पाएगी। तो आपने देखा प्रश्न संख्या 103 का उत्तर विकल्प डी दलपत विजय का खुमान रासो, ये श्रृंगार रासो नहीं है, बल्कि आप इनको कह सकते हैं कि ऐसा रासो काव्य है जो कि वीर काव्य है, ठीक है ना। सनम श्रृंगार करती है, सारंगधर, नरपतनाल और मधुकर, ये श्रृंगारिक काव्य के अंतर आ रहे हैं। और थोड़ा सा समय आपका जरूर मित्रों लिया हूँ, लेकिन ये भी मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब परीक्षा में आप बैठेंगे तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल मुझे धन्यवाद ही देंगे कि सर आपने जो बताया सारे प्रश्न फंसे। और मित्रों, अभी हाल ही में आपके आयोग का गठन हो गया है, तो निश्चित रूप से आपके जो परीक्षा की तिथि के संकेत मिल रहे हैं, और परीक्षा की तिथि के संकेत मिलने का भी देरी जो थी वो आ चुकी है। तो अब हम लोग दिन दूना रात चौगुना परिश्रम करेंगे और आपके लिए डेली एक टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी चलेगी और दूसरी प्रश्नोत्तरी प्रत्येक रविवार को, और अगर समय मिला तो फिर देखा जाएगा रात में भी एक क्लास का बिल्कुल आयोजन करेंगे। निश्चित रूप से हम आप सबका आह्वान करते हैं कि आप लोग लंबित आवास चैनल के साथ जुड़ें, इसको विजिट करें, निश्चित रूप से आपको ढेर सारा लाभ होने वाला है, ठीक है ना। बिल्कुल। प्रश्न संख्या 104 है कि हिंदी का प्रथम कवि चंद्रप्रदायी को किसने माना है, यानी कि चंद्रप्रदायी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। विकल्प कह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल, विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प सी डॉक्टर नागेंद्र, या फिर विकल्प डी रामविलास शर्मा। सही उत्तर की प्रतीक्षा, सही उत्तर आप लोग दीजिए। प्रश्न संख्या 104 का कि चंद्रप्रदायी को प्रथम कवि किसने माना है, बिल्कुल हलवा सा प्रश्न, आसान सा प्रश्न, लेकिन परीक्षा में छपने वाला है कि विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर, है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बिल्कुल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास 1929 में कहा है कि चंद्रप्रदायी हिंदी के प्रथम महाकवि हैं और उनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, कभी कभी पंक्ति पूछ लेता है। प्रश्न संख्या 105, हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रप्रदायी को कहा जाता है। हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रप्रदायी को कहा जाता है, यह कथन किसका है। देखिए थोड़ा सा घुमा कर कथन है और निश्चित रूप से ये बिल्कुल फंसाने वाला प्रश्न है ना। तो क्या है, विकल्प ए कह रहे हैं शुक्ल का कथन है, या फिर विकल्प बी मिश्रबंधुओं का कथन है, विकल्प सी हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या फिर विकल्प डी डॉक्टर बच्चन सिंह का। प्रश्न संख्या 105 का सही जवाब आप लोग दीजिए कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रप्रदायी हैं, किसने कहा है, आप बताइए उत्तर। बिल्कुल, है ना, जो उत्तर इसका दिए भैया जान लो जीनियस हैं, है ना, तो बिल्कुल जीनियस। बिल्कुल ढेर सारे भाई बहनों का उत्तर आया कि सर विकल्प बी मिश्र बंधुओं का है ना। मिश्र बंधुओं ने कहा था कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रप्रदायी है। चंद्रप्रदायी हिंदी का वास्तविक महाकवि कौन कहा, मिश्र बंधु कहा, ध्यान में रखिएगा। और जो इस तरह के प्रश्न हैं उसको कहीं नोट करते रहिए मित्रों, क्योंकि फंसने वाले प्रश्न हैं और इन सभी प्रश्नोत्तरी को बहुत ही मेहनत और मशक्कत के साथ मैंने तैयार किया है, तो आप लोगों का इसका अंदाज़ा जब परीक्षा में बैठेंगे तब लगेगा, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 106 कि पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है ना। तो बिल्कुल बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, इससे तो प्रश्न आपके परीक्षा में आना ही आना है। तो छपने वाला प्रश्न स्टार लगाइए कि पृथ्वीराज रासो को प्रमाणित माना है। विकल्प ए कह रहे हैं श्याम सुंदर ने माना, विकल्प बी मिश्रबंधु ने, विकल्प सी मोहनलाल बिशुलाल पांड्या ने, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी ने, है ना। मैंने एक विकल्प इसमें डाल दिया उपयुक्त सभी, इससे आपको बहुत आसानी हो गई। और आसानी होने के साथ साथ आपने तीन रचनाकारों को जाना जो कि हिंदी
पृथ्वीराज रासो को प्रमाणित मानते हैं? उत्तर आपने बिल्कुल दे दिया कि सर विकल्प डी इज राइट आंसर। देखिए श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु और मोहन ने, है ना, मोहन ने क्या माना है? पृथ्वी को प्रमाणित माना है। ये ध्यान में रखिएगा। जो सुंदर व्यक्ति होगा मिश्र होगा, मोहनलाल होंगे, और एक कर्नल भी हैं, कर्नल टाड, उन्होंने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणित माना है। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना रहती है और हमेशा यहाँ से प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, खासतौर से प्रमाणित, अप्रमाणित और अर्ध प्रमाणित को लेकर। ठीक है, चलिए प्रश्न 107 तक, पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित मानने वाले विद्वान कौन हैं? पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित मानने वाले विद्वान कौन हैं? सही उत्तर आपको देना है। विकल्प ए कह रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल और श्याम लदान है। विकल्प बी देवी प्रसाद और बौलर हैं। विकल्प सी गौरी शंकर ओझा और मुरारी दान है। विकल्प डी है उपयुक्त सभी। ये क्या सर, आपने उपयुक्त सभी करके डाल दिया और आसान प्रश्न कर दिया। बिल्कुल मित्रों, यही मेरा काम है कि आपको बिल्कुल आसान कराना और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से सारे प्रश्नों को रटाना और आपकी तैयारी को परखना। ठीक है ना, और ये भी विकसित करना कि प्रश्न किस तरह से आपकी परीक्षा में आते हैं, है ना। तो ये भी स्टार लगाइए, डबल स्टार लगाइए। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, खासतौर से कि पृथ्वीराज रासो को किसने अप्रमाणित माना है। तो आपने जितने विद्वानों को देखा, सभी विद्वान पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित ठहराते हैं। और डॉक्टर बुलर जी की बात करें तो डॉक्टर बुलर जी ने तो पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ कह दिया था, जाली ग्रंथ। ये ध्यान में रखिएगा। अब कैसे दिमाग में बैठाएं कि पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित मानने वाले विद्वान? तो देखिए मित्रों, जितने भी देवी देवता हैं उन्होंने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित माना है। तो देखिए रामचंद्र एक देवी देवता हैं, श्यामलदान हैं, देवी प्रसाद हैं, गौरी शंकर हैं और मुरारी हैं। तो मुरारी को आपने देखा, मुरारी पृथ्वी को अप्रमाणित मानेंगे। गौरी शंकर ओझा भी अप्रमाणित मानेंगे। देवी हैं तो देवी भी अप्रमाणित मानेंगे। राम जी की बात ही अनोखी है कि रामचंद्र शुक्ल ने तो अप्रमाणित ही माना है। और एक श्याम लदान को अलग से जोड़ लीजिएगा। और बौलर के बारे में तो आप जान लीजिएगा, डॉक्टर बुलर ने, है ना, पृथ्वीराज रासो को तो बिल्कुल जाली कह दिया था। तो ये सब चीज़ें आप दिमाग में रखेंगे और इस लेक्चर को अगर सुनेंगे तो निश्चित रूप से परीक्षा में अगर थोड़ा सा भी आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो निश्चित रूप से आपका ये प्रश्न बन जाएगा। मित्रों, बिल्कुल आपसे वादा है, बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से धोखा नहीं खाएंगे, आपकी नैया पार लगा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न 108 है कि पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणित मानने वाले, देखिए अर्ध प्रमाणित को भी मैंने शामिल कर लिया है ना, क्योंकि प्रमाणित, अप्रमाणित और अर्ध प्रमाणित, यहाँ से तो बिल्कुल प्रश्न आपकी परीक्षा में फंसना ही फंसना है। कह रहे हैं कि मुनिजिन विजय हैं। विकल्प भी कह रहे हैं कि सुनीत कुमार चटर्जी हैं, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी और दशरथ ओझा हैं जो कि पृथ्वी को अप्रमाणित मानते हैं, या विकल्प डी उपयुक्त सभी। फिर सभी, तो सभी पे शून्य आपका लगेगा कि सर विकल्प डी उपयुक्त सभी हैं। बिल्कुल सभी हैं। आप इनको एक बार दिमाग में रखिए कि मुनिजिन विजय, सुनीत कुमार चटर्जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और दशरथ ओझा, इन्होंने पृथ्वी को अर्ध प्रमाणित मान लिया है। कैसे दिमाग में बैठाएंगे? मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि 10,000 मुनि अगर कहाँ विपिन में जाएंगे और विपिन में जाकर सुनीत करें तो पृथ्वी अर्ध प्रमाणित हो जाएगी। 10,000 से हो जाएगा, 10 से हो जाएगा दशरथ ओझा, 1000 से हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनि से हो जाएगा मुनि जिन विजय। अगर चंद नाहट भी हैं, है ना, कहाँ विपिन में, विपिन बिहारी, है ना, क्या करें, सुनीत करें तो पृथ्वी अप्रमाणित हो जाएगी। तो विपिन बिहारी और सुनीत कुमार चटर्जी, ध्यान रखिएगा मित्रों। ये सारे के सारे जो विद्वान आप देख पा रहे हैं पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित मानने वाले हैं। क्षमा चाहेंगे, थोड़ा सा समय जरूर आपका लग रहा है, लेकिन निश्चित रूप से आपको बोध कराते हुए चलेंगे। प्रश्न संख्या 109 है कि निम्न में प्रमाण रासो के विषय में असंगत है। एक कथन ऐसा है जो कि प्रमाण रासो के बारे में असंगत है। विकल्प कह रहे हैं कि इसमें आल्हा उदल नामक 2 वीरों की वीरता का वर्णन है। विकल्प भी, इसे वर्षा ऋतु में गाया जाता है। या फिर विकल्प सी, यह कवि जगनिक की कृति है। अथवा विकल्प डी, इसे 1865 में चार्ल्स इलियट ने जब्त कर दिया। कौन सा विकल्प एक असंगत है? चारों विकल्प आपने देखा, बिल्कुल, है ना, और जो लोग पढ़े होंगे ध्यान से उसका उत्तर देंगे सर विकल्प डी, है ना। 1865 में चार्ल्स इलियट महोदय, जो कि उस समय वहाँ के मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने इसको जब्त नहीं किया बल्कि इसका प्रकाशन करवाया है। ये ध्यान में रखिएगा। थोड़ी सी चूक और प्रश्न समझ लीजिए आपका गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए बिल्कुल प्रश्न संख्या 109 का विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 114 है कि विद्यापति के विषय में संगत कथन। एक कथन क्या है?
बिल्कुल आप कह सकते हैं एक असंगत, यहाँ पे संगत नहीं बल्कि असंगत कथन है ना। विद्यापति के विषय में कौन सा एक कथन असंगत है? विकल्प ए कह रहे हैं कि इनके गुरु हरिमिश्र हैं। विकल्प बी कह रहे हैं इनका जो ग्राम है जहाँ पे जन्म हुआ वो बिस्पी है। विकल्प सी कह रहे हैं कि इनकी प्रसिद्ध भाषा मैथिली है। और विकल्प डी बता रहे हैं कि राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। कौन एक असंगत है? सोच समझ के उत्तर देना है। बिल्कुल स्टार लगा लीजिए। ये प्रश्न किसी न किसी रूप में आपकी परीक्षा में जरूर फंसेगा। तो निश्चित रूप से आप सभी भाई बहनों का उत्तर सही आ रहा है कि सर विकल्प डी राजा जय सिंह के दरबारी कवि नहीं थे, बल्कि किसके दरबारी कवि थे? बल्कि किसके दरबारी कवि थे? आपको इसका उत्तर देना है ना। बिल्कुल सही आ गया कि सर राजा शिव सिंह और राजा कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे, है ना। ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 110 का विकल्प डी को आप सही करिएगा। प्रश्न संख्या 111 है कि विद्यापति हिंदी के जातीय कवि हैं, किसने कहा है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विद्यापति को हिंदी का जातीय कवि किसने कहा? विकल्प ए शुक्ल ने, विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, विकल्प सी डॉक्टर बच्चन, या फिर विकल्प डी हरिवंश राय बच्चन ने। किसने दिया? उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 111 स्टार लगाइए, परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है। तो बिल्कुल सही उत्तर आप सभी का आ रहा है कि सर विकल्प सी डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को क्या कहा था? साथी कवि कहा था। तो देखिए बच्चे जो हैं ना, बिल्कुल विद्या पाने के लिए उनकी कोई जात नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों की कोई जात नहीं होनी चाहिए विद्या के लिए, बस बच्चन, जातीय कवि, विद्यापति। तो तीनों को ऐसे क्लू में समेट लीजिएगा और आप आसानी से दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 112 है कि विद्यापति को पंचदेव उपासक किसने कहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, विद्यापति को पंचदेव उपासक किसने कहा है? विकल्प ए डॉक्टर बच्चन सिंह, विकल्प बी निराला, विकल्प सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर विकल्प डी हरप्रसाद शास्त्री। सही उत्तर आपको देना है पंचोदेवक उपासक, पंचोदेव को उपासक, पंचदेव उपासक, है ना। किसने कहा है? सही उत्तर आप दीजिए, स्टार लगाइए। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 112 का आप सभी का उत्तर आ रहा है कि सर विकल्प डी हरप्रसाद शास्त्री इज राइट आंसर। हरि का प्रसाद, देखो पंचदेव की उपासना करोगे तो क्या मिलेगा? तो भैया हरि का प्रसाद मिलेगा। हर प्रसाद शास्त्री इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 113 है कि श्रृंगार रस का वाक सिद्ध कवि किसे कहा जाता है ना। देखिए श्रृंगार रस का वाक सिद्ध कवि किसे कहा जाता है? प्रश्न आपसे ये पूछ रहा हूँ, किसने कहा है ये नहीं पूछ रहा हूँ। विकल्प ए कह रहे विद्यापति को कहा जाता है, विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है, विकल्प सी रामचंद्र शुक्ल को, या फिर विकल्प डी डॉक्टर बच्चन सिंह को। किसको कहा जाता है? उत्तर आप लोग दीजिए और इस प्रश्न को भी आप स्टार लगा लीजिए। प्रश्न संख्या 113 बिल्कुल बात करें श्रृंगार रस का वाक सिद्ध कवि, तो श्रृंगार रस का वाक सिद्ध कवि विद्यापति। अब देखिए भैया अगर किसी व्यक्ति को श्रृंगार का वाक होना चाहिए और सिद्ध हो, तो श्रृंगार और वाक में सिद्ध हो तो विद्या लाइए, विद्या लाएंगे तो वाक का सिद्ध कवि हो जाएंगे। वाक 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 माने बोलना होता ना, तो यही दिमाग में रख लीजिएगा कि वाक का सिद्ध कवि कब होंगे? जब आपके पास विद्या होगी, आप विद्या के पति होंगे। और किसने कहा है? तो ये कथन कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। कहा तो द्विवेदी ने है, किसके लिए कहा है ये भी ध्यान में रखिएगा, विद्यापति के लिए। थोड़ा सा प्रश्न हमने उल्टा कर दिया था, है ना। तो ये भी प्रश्न आप दिमाग में रखते हुए चलना है कि इस प्रकार से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 114 विद्यापति के विषय में असत्य है। एक कथन जो है वो सही नहीं है। विकल्प ए कह रहे हैं कि विद्यापति को अभिनय जयदेव कहा जाता है, विकल्प बी मैथिल कोकिल की उपाधि से इनको विभूषित किया गया है, विकल्प सी विद्यापति को कवि कंठहार भी कहा जाता है, और विकल्प डी विद्यापति को भाषा की जड़ कहते हैं। बिल्कुल भाषा की जड़ कहते हैं। इनमें कौन एक असत्य है? आपको सही विकल्प लगाना है ना। बिल्कुल आप सबका उत्तर सही आ रहा है कि सर विकल्प डी भाषा की जड़ विद्यापति को नहीं कहा जाता है, बल्कि जो भाषा की जड़ है, भाषा की जड़ से पुष्प निकलता है, यानी कि पुष्पदंत को भाषा की जड़ कहा जाता है। और इसके पूर्व जो प्रश्नोत्तरी आपने किया था उसमें प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से आप सभी भाई बहन बधाई के पात्र हैं। आपने सही उत्तर दिया कि भाषा की जड़ जो है विद्यापति के विषय में असत्य है, ठीक है ना। अभिनय जयदेव, मैथिल कोकिल और कवि कंठहार की उपाधि से इनको बिल्कुल विभूषित किया गया है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 115 के विद्यापति के विषय में सत्य नहीं है। एक कथन ऐसा है जो कि विद्यापति के विषय में सत्य नहीं है। वो कौन सा कथन है? कह रहे विकल्प ए विद्यापति शैव थे, विकल्प बी विद्यापति ने ही हिंदी में कृष्ण परंपरा का प्रवर्तन किया है, या आप कह सकते हैं कि हिंदी में कृष्ण परंपरा के प्रवर्तक हैं, विकल्प सी विद्यापति की कीर्तिलता में भृंग भृंगी संवाद है, और विकल्प डी विद्यापति की कीर्तिलता में सुख सुखी का संवाद है। तो दो विकल्प तो आपको बिल्कुल सही दिख गए,
ए और बी, लेकिन अब दो में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है कि सर कौन सी इसमें सही माने। तुक्का नहीं लगाना है, सोच समझ के उत्तर दीजिएगा, निश्चित रूप से आपका उत्तर सही होगा कि भृंग भृंगी संवाद है या सुख सुखी संवाद है। बिल्कुल आप सभी का उत्तर आ रहा है कि सर विकल्प सी, और कुछ लोगों का उत्तर विकल्प डी आ रहा है। ठीक है ना। तो चलिए हम सी के साथ जाना चाहेंगे कि विद्यापति की कीर्तिलता में भृंग भृंगी संवाद है। कैसे इसको दिमाग में बैठा है। देखिए जो लता होती है ना, लता में भंवरे होते हैं, बस दिमाग में रखिएगा, लते में भंवरे भृंग भृंग करते हैं ना, भृंग माने भंवरा भंवरी है ना, तो भंवरा लता पे होगा। और सुख सुखी पृथ्वी पर होंगे। पृथ्वी राज रासों का जो संवाद है सुख सुखी संवाद है। और इसके पूर्व जो प्रश्नोत्तरी आपने किया था उस प्रश्नोत्तरी में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है ना। तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी को भी चेक भी करते हुए चलना है। और प्रश्न संख्या 115 का विकल्प सी को सही करिएगा। प्रश्न संख्या 16 एक पंक्ति आप देख पा रहे हैं कि देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जंपो अवहट्टा। किसकी पंक्ति है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार पूछी गई है, मेरे ख्याल से 20 बार तो हमने देखा ही है कि ये पूछी गई है। ठीक है ना। वो टेट से लेकर के सुपर टेट और टीजीटी पीजीटी KVS सब में देखते हुए 20 से अधिक बार पूछी गई है। तो किसकी पंक्ति है। विकल्प ए कह रहे हैं अमीर खुसरो, विकल्प बी कबीरदास, विकल्प सी सरपा, विकल्प डी गोरखनाथ। बिल्कुल हलवा सा प्रश्न है ना। देसिल बैना, देसिल बैना बिल्कुल सही उत्तर आप लोग दीजिए, किसका कथन है ना। तो बिल्कुल इसमें अगर देखेंगे तो बिल्कुल आपको विकल्प ही नहीं मिलेगा, तब तो फिर ये गए भैंस पानी में है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आप कर लीजिए विद्यापति। अब तो आपका प्रश्न जो आउट हो गया, उत्तर आउट हो गया भाई है ना। तो देसिल बैना सब जन मिठा ते संजम्पो, ये विद्यापति की है। तो देसी बानी ही विद्या का पति है। इस तरह से कुछ क्लू आप बना लीजिएगा और इसको सही कर लीजिएगा। देखिए मित्रों एक बार फिर मिस्टेकिंग हुई टाइप में, तो थोड़ा सा अभी नया है टाइप करने वाला, कुछ गलतियां उससे होती हैं, हो सकता है कि उस दिन में संभल जाए। ठीक है ना। तो ये भी आप दिमाग में रखिएगा, विद्यापति की पंक्ति है। एक प्रश्न और यहाँ पे रंग हुआ। और ये तो प्रश्नोत्तरी है, आपने बोर्ड में भी देखा होगा 5-5, 6-6 प्रश्न डिलीट किए जाते हैं। ठीक है। चलिए प्रश्न 117 की खड़ी बोली के आदि कवि कौन है। अब खड़ी बोली के आदि कवि की बात करेंगे। विकल्प ए कह रहे हैं कि अमीर खुसरो हैं, विकल्प बी सरपा हैं, विकल्प सी विद्यापति, विकल्प डी आदा सिंह उपाध्याय हरिऔध। और इस प्रश्न का उत्तर आपको बहुत सोच समझ के देना है। मैंने खड़ी बोली का आदि कवि पूछा है, विकल्प दीजिए। बिल्कुल सब लोग भटक रहे हैं, कोई सरहपा के पास जा रहा है, कोई हरिऔध जी के पास जा रहा है, कोई खुसरो जी के पास जा रहा है। तो बिल्कुल सही उत्तर कौन सा लॉक किया जाए। तो बिल्कुल विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए इज राइट आंसर। खड़ी बोली का आदि कवि कौन है। अमीर खुसरो है ना। तूतीय हिंद हैं, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। सितार तबला और आदि जो वादक यंत्रों का आविष्कारक भी इनको माना जाता है। ठीक है। तो प्रश्न संख्या आपने 117 का विकल्प ए अमीर खुसरो इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 118 कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था है ना। ये प्रश्न भी पूछा जाता है परीक्षा में। खासतौर से अमीर खुसरो को तो आप लोग बिल्कुल गहन तरीके से पढ़िएगा। अमीर खुसरो से प्रश्न जरूर आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। विकल्प ए सैयद इब्राहिम, विकल्प बी हसन मिर्ज़ा, विकल्प सी अबुल हसन और विकल्प डी है निजामुद्दीन औलिया। तो बिल्कुल आपको सही उत्तर देना है प्रश्न संख्या 118 का कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। सैयद इब्राहिम, हसन मिर्ज़ा, अबुल हसन या फिर निजामुद्दीन औलिया। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे तो अमीर का अबुल हसन नाम था। जो अमीर व्यक्ति होता है ना बिल्कुल हसन होता है। तो अबुल हसन उनका नाम था, ये भी ध्यान में रखिएगा। और बात करें निजामुद्दीन औलिया तो अमीर खुसरो के गुरु थे है ना, ये भी ध्यान में रखिएगा, कभी कभी गुरु को पूछ लेता है। ठीक है। चलिए प्रश्न 119 है कि निम्न में खुसरो की रचना है। खुसरो की रचना कौन सी है। विकल्प कह रहे हैं कि खालिक वारी है जो कि गज़ल है, विकल्प बी पहेलियाँ हैं, विकल्प सी मुकरियाँ और दो सुखाने हैं और विकल्प डी कह रहे हैं उपयुक्त सभी है। तो बिल्कुल आप सही कह सकते हैं कि सर विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। तो इस प्रश्न के माध्यम से मैं अमीर खुसरो की रचनाओं को आप सबसे परिचित कराना चाहता था कि आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे, लेकिन एक बार प्रश्नोत्तरी के माध्यम से इनको थोड़ा सा देखें और इनकी रचनाओं को आप लोग दिमाग में बैठा लें। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 119 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 120 है कि अर्थ जो इसका बूझेगा मुँह देखो तो सूझेगा, पहेली के विषय में असंगत है। पहले तो पहेली के विषय में क्या असंगत है। विकल्प कह रहे हैं कि यह एक पहेली है, बिल्कुल सही है। विकल्प बी
इसका अर्थ दिया बाती है। विकल्प सी, इसका अर्थ दर्पण है। विकल्प डी है, खुसरू की पंक्ति है। आपको सही विकल्प लगाना है। चलिए 2 विकल्प मैं आपको दे रहा हूँ कि पहेली है और खुसरू की पंक्ति है, ये दोनों तो सही है। अब इन दोनों में से आपको चयन करना है। निश्चित रूप से आप सबके लिए ये प्रश्न आसान हो गया और ढेर सारी भाई बहनों का उत्तर आया कि सर इसका अर्थ होता है दर्पण, है ना। दर्पण, मुंह देखोगे ना तो उसमें सूझता है, दिखाई देता है क्या, अपना मुंह, है ना। अमीर खुसरू की पहेली है और इसका अर्थ होता है दर्पण। दिया बाती गलत होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 120 के विषय में असंगत है, तो बिल्कुल विकल्प बी दिया बाती इज राइट आंसर, है ना। इसका अर्थ दिया बाती, है ना, नहीं है ना। क्या है, दर्पण है। तो असंगत पूछ रहा है और असंगत के लिए आप विकल्प बी को चयन करेंगे। प्रश्न संख्या 121 है कि ढोला मारूरा रूहा के संबंध में असत्य कथन है। ढोला मारूरा रूहा के विषय में कौन सा असत्य कथन है। विकल्प ए कह रहे हैं कि 11वीं शताब्दी की प्रसिद्ध काव्य है। विकल्प बी, यह मूलतः दोहा छंद में लिखा गया है। विकल्प सी, यह मूलतः कल्लोल की कृति है और कुशल राय वाचक ने इसमें कुछ चौपाई जोड़कर इसका विस्तार किया है। विकल्प डी कह रहे हैं उपयुक्त सभी सही हैं। तो बिल्कुल आपका जो विकल्प है 11वीं शताब्दी में रचना हुई है ढोला मारूरा रूहा की, है ना, दोहा छंद में है, कवि कल्लोल की रचना है ना, और इसमें कुशल राय वाचक ने कुछ चौपाई जोड़कर इसका विस्तार किया है। विकल्प डी उपयुक्त सभी सही हैं, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 121 के विकल्प डी को आप सही करिएगा। प्रश्न संख्या 122 है कि बसंत विलास के संबंध में, है ना, इनमें कह सकते हैं कौन एक है, बिल्कुल कौन असत्य है, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। कौन असत्य है, बसंत विलास के संबंध में कौन एक असत्य है। विकल्प कह रहे हैं कि 13वीं शताब्दी की रचना है। विकल्प भी 84 दोहों में रचित है। विकल्प सी, इसका संपादन केशवलाल हर्षद राय ने किया है। और विकल्प डी, यह कल्लोल की कृति है ना। तो बिल्कुल बसंत विलास की बात करें, है ना। देखिए बात अगर करें तो 13वीं शताब्दी की रचना सही है, 84 दोहों में रचित है, ये भी सही है। इसका संपादन केशवलाल हर्षद राय ने किया, ये भी सही है। लेकिन कल्लोल की कृति नहीं है। इसकी बात करें प्रश्न संख्या 122 की, तो कल्लोल की कृति तो नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं कि इसके रचनाकार अज्ञात हैं। और कहीं कहीं देखेंगे तो चंद्रशेखर जो है, चंद्रशंकर भट्ट है, इसके लेखक मिलते हैं, चंद या चंद्रशेखर भट्ट, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो बिल्कुल प्रश्न 122 का विकल्प डी इज राइट आंसर, कल्लोल की कृति नहीं है, ये संबंध नहीं है। प्रश्न 123 है कि हिंदी के प्रथम कवि के संबंध में सत्य नहीं है। कौन सा सत्य नहीं है। शिवसेंगर ने पुष्प या पुणे को प्रथम कवि माना, राहुल ने सरपा को माना, राम कुमार वर्मा ने शंभू को माना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सालभद्र सूरी को माना है। तो कौन एक सत्य नहीं है, कौन एक सही सुमेलित नहीं है, इसका उत्तर आपको देना है। और बिल्कुल आप सभी का उत्तर आ गया सर, विकल्प डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सालभद्र सूर को नहीं बल्कि अब्दुल रहमान को माना है। अब्दुल रहमान को पहला कवि माना है। तो हजार रहम करो हजार पर ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 123 का विकल्प डी को आप सही कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 124 है कि आजकाल को विरोधों एवं व्यवघातों का युग किसने कहा है। आजकाल के विषय में कथन है कि आजकाल को विरोधों एवं व्यवघातों का युग किसने कहा है। देखिए मित्रों, बात करें आजकाल के काल विभाजन और नामकरण को लेकर के इतना सारा जो है बवाल हुआ है, तो उसको देखते हुए एक विद्वान ने उससे विरोधों एवं व्यवघातों का युग कहा है। वो कौन से विद्वान हैं। विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल, विकल्प बी डॉक्टर बच्चन सिंह, विकल्प सी राम कुमार वर्मा, या फिर विकल्प डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही जवाब की प्रतीक्षा, है ना। प्रश्न संख्या 124 का किसने कहा है विरोधों एवं व्याघातों का युग, किसने कहा है, बिल्कुल, है ना। तो आप सबका आ गया। देखिए भाई, जब बहुत विरोध होगा, बहुत व्याघात होगा, तो निश्चित रूप से हजार विरोध, हजार व्याघात होगा, तो निश्चित रूप से क्या कहा जाएगा उसको भैया, तो उसको क्या कहा जाएगा, है बिल्कुल उसको व्याघातों का युग कहा जाएगा। तो प्रश्न संख्या 124 का विकल्प डी हजारी प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर, है ना। अब किसी भी रचना का हजार विरोध होगा, है ना, हजार विरोध होगा, तो विरोध हजार होगा तो उसको व्याघात कहा ही जाएगा निश्चित रूप से। और आदि हजार भी होता है, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 124 का विकल्प डी को आप सही करिएगा। प्रश्न संख्या 125 है कि आरंभिक भाषा को अवहट्ट भाषा किसने कहा है। इन्हीं की जो आरंभिक भाषा है, उस आरंभिक भाषा को अवहट्ट भाषा किसने कहा। विकल्प ए कह रहे भोलानाथ तिवारी ने कहा, विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल ने, विकल्प सी चंद्र शर्मा गुलेरी, या फिर विकल्प डी राहुल सांकृत्यायन ने। तो देखिए अवहट्ट भाषा की बात करते हैं, किसने कहा है, तो बिल्कुल इसका उत्तर आप लोग दीजिए। अवहट्ट भाषा किसने कहा है ना। तो बिल्कुल भोला शंकर
व्यास ने जो है अवहट्ट भाषा कहा है। किसको? प्रारंभिक भाषा को अवहट्ट भाषा कहा है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत भाषा कहा है, गुलवरी ने बिल्कुल पुरानी हिंदी कहा है, और राहुल शंकरतान की बात करें तो इन्होंने भी हिंदी को पुरानी हिंदी कहा है। तो निश्चित रूप से आप इन सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं, और जो इससे संबंधित तथ्य हैं उन्हें भी आप ट्रिक की सहायता से याद कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसी तरह से एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।